नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आज के इस वीडियो में बात करेंगे ब्राह्मण संसद की। जी हाँ, 2 जुलाई रविवार को प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ के नजदीकी लगते शहर पंचकुला में ब्राह्मण समाज के द्वारा ब्राह्मण संसद का आयोजन किया गया। इस ब्राह्मण संसद में प्रदेश के तमाम राजनीतिक दलों के प्रमुख जो ब्राह्मण चेहरे थे वो उपस्थित रहे। इसके अलावा खेलों, सांस्कृतिक गतिविधियों और अन्य प्रकार की जो सामाजिक गतिविधियों के में जो ब्राह्मण चेहरे अग्रणी हैं वो तमाम चेहरे वहां उपस्थित रहे। यहां मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, प्रदेश में वर्तमान में 4 ब्राह्मण सांसद हैं, जिनमें 3 भारतीय जनता पार्टी के और चौथे निर्दलीय हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। जिनमें राज्यसभा के 2 सांसद हैं, एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डॉक्टर डीपी वत्स जी, दूसरे पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के बहुत बड़े नेता रहे किसी समय विनोद शर्मा के बेटे कार्तिकेय शर्मा। जबकि लोकसभा में भी 2 सांसद हैं, जिनमें रोहतक से पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो लगातार कई बार सांसद रहे, उनको मामूली अंतर से हरा करके देश की सबसे बड़ी पंचायत में गए। करनाल और सोनीपत से पहले भी सांसद रहे अरविंद शर्मा और सोनीपत से दूसरी बार लगातार जीते। वर्तमान में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरा करके जो चुनाव जीते रमेश कौशिक। ये 4 सांसद हैं। इसके अलावा प्रदेश के मनोहर मंत्रिमंडल में मूलचंद शर्मा कैबिनेट के मंत्री हैं। इन सब के बावजूद इस ब्राह्मण संसद में केवल मात्र 1 सांसद हरियाणा प्रदेश से सम्मिलित हुए और वो सांसद रहे जनरल डीपी वत्स। डीपी वत्स इस ब्राह्मण संसद में शामिल हुए। उन्होंने बहुत ही अपनी लंबी चौड़ी बातें रखी और बड़ी सारगर्भित उन्होंने बातें रखी, जिस पर दर्शकों ने बड़ा ध्यान से सुना। इस ब्राह्मण संसद की अगर हम बात करें तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे श्री रामविलास शर्मा जी उपस्थित रहे। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा उपस्थित रहे। विधायक मोहनलाल बड़ोली उपस्थित रहे। कांग्रेस के बादली से विधायक कुलदीप वत्स इसमें उपस्थित रहे और बड़े क्रांतिकारी जो नेता हैं नवीन जयहिंद, वो इसमें उपस्थित रहे। इसके अलावा भी बहुत से नेता उपस्थित रहे। अगर हम बात करें इस ब्राह्मण संसद की, तो इस ब्राह्मण संसद में सभी पार्टियों के जो प्रमुख नेता थे वो उपस्थित रहे। इसके अलावा अगर बात करें इस ब्राह्मण संसद की जो सबसे बड़ी बात निकल करके आई, जिस पर मैं दर्शकों की निगाह दौड़ाना चाहूंगा, उससे पहले दर्शकों को एक बात जरूर बताना चाहूंगा। अभी पिछले कुछ दिनों से देश और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाट संसद चल रही है और जाट संसद जयपुर, दिल्ली से होते हुए देश के अलग अलग कोनों में जाट समाज के लोगों द्वारा आयोजित की जा रही है। उसी की तर्ज पर यह ब्राह्मण संसद आयोजित की गई, जो समाज को एकजुट करने के लिए और विशेषकर एक बात, विभिन्न समाज जब इकट्ठा होता है, अलग अलग जातियों का कह लीजिए, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जातियों, अलग अलग समाज के लोग जब एक मंच पर इकट्ठे होते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि उस समाज के जो विभिन्न राजनीतिक दलों में जो नेता हैं, जो आपस में बयानबाजी करते रहते हैं एक दूसरे की, जिससे एक कड़वाहट आती है राजनीतिक संबंधों में, सामाजिक संबंधों में, वो कड़वाहट काफी हद तक कम होती है। अब मैं अगर बात करूं ब्राह्मण संसद की, तो उसमें एक सबसे बड़ी बात जो रही वो ये रही कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद, फौज के जनरल रहे जनरल डीपी वत्स ने अंतरजातीय शादियों की बात करके, अंतरजातीय शादियों की वकालत करके एक बहुत बड़ा बम उस ब्राह्मण संसद में उन्होंने फोड़ने का काम किया, जिस पर बड़ी अपार तालियां बजी। उन्होंने ब्राह्मणों का महिमा मंडन करते हुए, ब्राह्मण समाज का महिमा मंडन करते हुए अंतरजातीय शादियों की घोर वकालत की, जिस पर एक तरह से हम ये कहें कि
ठहाकों से, तालियों से जो है पूरा सदन गूंज उठा और उन्होंने एक ब्राह्मण संसद में एक तरह से अंतर्जातीय विवाह की बात करके और विभिन्न जातियों को ब्राह्मण समुदाय से जोड़ने की बात करके और बुलेट की बजाय अब बैलेट के जमाने की उन्होंने बात की, जिससे उस संसद में एक तरह से एक बम जिसको हम कह सकते हैं वो अंतर्जातीय जातियों का एक बम उन्होंने फोड़ने का काम किया। उन्होंने भगवान परशुराम ने जिस तरह से अंतर्जातीय विवाह की बात कही उससे इस तमाम विषय को जोड़ा और इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सी बातें की जो ना केवल ब्राह्मण समाज के लोगों को बल्कि तमाम जो पूरे जो समाज है उसको उस पर गौर करने की आवश्यकता है। आगे के वीडियो में मैं आपको जनरल डीपी वत्स का ब्राह्मण संसद में दिया गया पूरा जो उनका भाषण था जिसको लोगों ने बड़ा गौर से सुना, वो पूरा भाषण में जो है हम आपको दिखाएंगे आगे, जिस पर आप भी जो है अपनी एक एक शब्द को सुने और उन पर गौर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला। आगे देखिए आप जनरल डीपी वत्स राज्यसभा सांसद का ब्राह्मण संसद पंचकुला में दिया गया वक्तव्य। संत समाज पंडित लक्ष्मीचंद की बात चली हुई थी, उसने सेठ ताराचंद के किस्से में कहा है कि रे छोटी सी उम्र का साधु या सुथरी सी शान घनी लाग गए। तो बड़े नौ उम्र साधु हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। फिर मेरे सामने मेरे बुजुर्ग बैठे, मेरे सीनियर बैठे, मेरे भाई बैठे, ये पूरा भरा था खचाखच ऑडिटोरियम। मगर बात वाह है बामण से भूख नहीं उठती। हाँ, और भूखे भजन ने भयो गोपाला। तो रामविलास जी की रागनी लगी तो बहुत सुंदर, फिर भूख लग आई, क्या करें। मैं भी सारे यहाँ पे कांग्रेस के भी बैठे मेरे सामने, कुलदीप वत्स जी, नवीन जैन आ गया, बोला उधर से आगे देवता सारे, उधर से राजा नल ला गया। और मन आंधे क्या कितना आ गया, नु बोला ना ठीक सुन। फिर मैं बोला जरा ठीक ठीक बोलिए, यहाँ सारे बैठे हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं, हमारे वर्ग भी बैठे हैं। नु बोला ठीक है, एक बात मैं साफ कहूँगा, ये पहलवानों वाली चलिया हुआ था विवाद, और ये हमें बीच बीच में गालियाँ भी दे देता है, मीठी मीठी मनने दे, वाकिया न करड़ी दे। तो मैं फिर भी जो हमें गाली देता है, जो हमारी पार्टी के खिलाफ है, मैं उसका ज़रूर वीडियो सुनता हूँ, उसका ज़रूर यूट्यूब पे फॉलो करता हूँ, चाहे मेरी जेब से 4 आने जानते हों। तो मैंने कहा कि भाई तू थोड़ा सा ठीक ठाक बोलिए। वैसे मैं मानता हूँ सबके सामने, ये तो मान ही गया रामविलास कि भाई पैरावर की ज़मीन का जनक तो यही है। फिर पर्दे के पीछे सबका रोल था, मैं ये ज़रूर मानूंगा। तो मैं बोला जरा ठीक ठाक बोलिए। नू बोला एक बात बताओ जनरल साहब, पैरा का हाथ ला के। नू बोला लक्ष्मीचंद पूछ पूछ के गाना लाग जे तो उसी लक्ष्मीचंद को नहीं। फिर मैंने बोला कि जो तूने बोलना है बोल दिए, मैं आप साम लूँगा। खागड़ झोटे से पूछ के बड़न लाग जाए तो खागड़ झोटे को नहीं को आंदे। तो भाई बहुत बढ़िया बोल गया और बहुत सही बोल गया। सही किस तरह से, एक दफ़ा इन पहलवाना के विवाद में इसको कुछ रंग पे कमेंट कर दिया पहलवानों ने। वैसे तो लड़कियां तेरे रंग पे ही कमेंट करें, वो भी मजाक होता है अपना योगेश्वर का। और यो पर्दा इन्होंने बोला बोला क्या कहते हो, भगवान कृष्ण भी काला था और हिंदुस्तान के 80% लोग काले हैं।
मैंने मन मन में यूं सोचा ये मेरे बारे में कह रहा है। एनी हाउ, फौज का जनरल हूँ। पहले तो ये बच्चे गए, आप आओ ब्राह्मण संसद। मैंने सोचा भी थोड़ा दिमाग, मैंने कहा यार और तो बात सब ठीक है, कर्नल तक मेजर तक तो ठीक है, फौज का लेफ्टिनेंट जनरल बहुत सीनियर रैंक हो जाता है, और उस रैंक का आदमी मैं किसी कास्ट की संसद में जाऊं तो मेरे ये जो फौजी अफसर हैं पूरा चंडीगढ़ और पंचकुला ये भरा बैठा गुड़गांव है, ये यूं कहेंगे जनरल साहब का दिमाग खराब हो गया। फिर भी मेरे को ये शमशेर पीछे खड़ा है। शमशेर ने बोला जनरल साहब परशुराम से बड़ा तो जनरल कोई होया ही नहीं, जिसने 22 दफ़ा पृथ्वी को जीत लिया। तो भाई अपने अपने आदमी की कमज़ोरी कह लो या स्ट्रेंथ कह लो, भगवान परशुराम का नाम मेरे लिए भी रामबाण है। मैंने कह दिया फिर आऊँगा भाई, ज़रूर आऊँगा। तो यहाँ जो लोग बैठे हैं उनमें सारे हितैषी हैं हम सब के। तो कैसे करें, क्योंकि ब्राह्मण एक ऐसी जाति कह लो या ऐसा वर्ण कह लो कि जो नडेला सुंदर पिचई से लेके यानी वहाँ उनको दुनिया की जिम्मेदारी है। और हिंदुस्तान में भी अजीत डोभाल जी भी बैठे, सुब्रमण्यम जयशंकर भी विदेश जो सरकार चलाएं, और मैं तो सबसे बड़ा कर्म से ब्राह्मण मोदी जी को भी मानता हूं। तो उसमें हम सब का उद्धार कैसे हो, जैसे मैं नवीन को भी कह रहा, ये भाई महावीर गुड्डू भी सामने बैठा है, पंडित जी विनोद जी भी बैठे हैं। मैं ये कहता हूँ भाई हम नकली गाने गाने सीख लो। नकली गाने कैसे, ऊपर से तो पॉलिटिक्स में गाली देनी पड़ती हैं, मैं भी कुलदीप वंश न दूंगा, मगर तड़े तड़े एक दूसरे का काम कर दिया करो। कैसे, मैं वैसे तो फौज को बैकग्राउंड में हमें सिखाया जाता है, मैं तो 35 साल नौकरी करके आ 36 साल, कि भाई ये श्रेय लेना तो पॉलिटिशियनों का काम होता है, आप तो चुपके काम करके दे दो, और श्रेय तो पॉलिटिशियन लेता है। तो मैं तो कहता हूँ भाई जब मेरा मौका लग गया, ये विनोद शर्मा जी भी बैठे ने बोला पंडित जी पहली दफ़ा अफसर बनाने में हमारी पर्ची चाली है, तो हमने चुपके और ब्राह्मण का काम क्या करना है, ब्राह्मण को न्याय दे दो, मेरिट है उसमें तो खुद ही मेरिट है, वो अपना उसको हक मिल जाए वही उसका काम करना। तो मैं यूँ कहा करूँ भाई चाहे कहीं हो, किसी पार्टी में हो, अपनी एक दूसरे का काम कर लिया करो, और एक दूसरा कोई गाली गलौज देना तो उसको यूँ कह दो बेचारा हालात ऐसे हो गए, भूख में बामण गाली दे रहा है, सह अपना ही। अब तो ये तो थी हमारी अप्रोच। फिर अगेन यहाँ वो बहुत बोल के उधर भी बोलिया इधर भी बोलिया कि भाई अभी वो कैथल में किसी ने चीचड़ी भर ली बतावे हैं, मन ने तो देखा नहीं, मेरा थारा DNA खराब है। मैं ये कहता हूँ कि अजीत डोभाल जी की थ्योरी है ये कि भाई ऊपर तो मखमल का दस्ताना यानी वेलवेट ग्लाउज, मगर उस वेलवेट ग्लाउज के अंदर अगर स्टील का मुक्का नहीं होगा तो थारे से कोई हाथ नहीं मिलाएगा। और वो स्टील का मुक्का ऊपर तो हमारी फौज, हमारा नेतृत्व जिसमें मोदी जी, अमित शाह जी सारे आगे, डोभाल जी, और स्टील का मुक्का अरे था हमने देख लिया, यो बैठा बोलेगा, यो भी फार्मूला बढ़िया है। वैसे तो हमारा नेता भी भोलेनाथ पे जाके वहाँ गुफा में भी बढ़ जे है, फिर कोई भी चीज़ आवे नहीं और पूछा आपसे मीडिया वाले नू का भोड़ा पे पूछ के बताऊंगा, तो मैं भी मन में यूँ सोचूं कि भाई भगवान परशुराम भी भोड़े का ही भगत था कि है ही। तो स्टील का मुक्का बहुत ज़रूरी है, और स्टील का मुक्का सिर्फ आज ताकत से नहीं आता, स्टील का मुक्का ये बैठे व्यवसायी अपने विनोद शर्मा जी, मैं इनके बारे में कहा करूँ, मैंने कई लोग उकसाने की कोशिश करें तो मैं कह दूंगा
हमारा भाई संपन्न है, समृद्ध है और हमें उस पर गर्व है। ये विद्वान बैठे, इनको सुनने का तो मुझे बहुत मज़ा आता है। मेरे को कह गया मेजर कैप्टन, मेरी प्रमोशन भी कर गया अपने रामविलास जी, मगर ये भी हमारा विद्वता का है। जितेंद्र भारद्वाज जी बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पे, पंडित रघुवर दयाल जी, और बहुत बैठे हैं। उसमें एक बात मैं युवाओं से कहना चाहूँगा, युवकों से, फौज का फौजी तो हूँ, साथ में डॉक्टर भी हूँ। नवीन तो कह भी गया या पता नहीं, हाँ अपने रामविलास जी कह गए कि आज के दिन स्टील के मुक्के कौन होते हैं? फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट एंड मॉरली अपराइट। उसको संस्कार भी कह रहा था वो योगेश्वर दत्त। मगर हाल क्या है भाई, मेंटली अलर्ट तो हम हो सारे, यहाँ पे बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन कर दिया और सारे हरियाणा से बुला लिए। कंप्यूटर वाले भी हो, हम तो तुमने हैंड ओवर करना आए हैं। मैं तो 75वां साल चल रहा है मेरा। रामविलास तो पता नहीं मेरे से कदे छोटा हो जाए, 2 साल कदे बड़ा हो जाए। मैं तो जो मेरी माँ बतावे हो कहूँ भाई, 75वां चल रहा है मेरा, और 75 मैंने कोई टिकट नहीं दिंदा बिना मजबूरी के। तो उसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मेरा हाल पूछेंगे कैसा है ताऊ, तबीयत कैसी है, तेरा घुटना दुखे था। मैं सुन सान के मैं उसका शक्ल मेरे को याद आवे तो मैं यूँ कह दूँगा भाई तेरे तो ये भी ठाडा हूँ। क्यों? अरे 30-30 साल के छोरे आए, पेट लिकड़ ले। अब मैं यहाँ चैलेंज करूँ तो मैं माना नवीन ने मेरी टक्कर बेशक ले लो, बाकी तो सारे बूढ़े हो लिए। तो भाई मैं छोरा उसको समझता हूँ। फौज में हम कहते हैं पहले दौड़ाओ इसको 5 किलोमीटर, दौड़ के बाद ये चटकी से काम करेगा। कि भाई जाट रेजिमेंट में मैं रहा हूँ 5 साल, मैंने जाटों से बहुत सीखा। सबसे पहले तो ये सीखा अपना अपना काम कर लो, बाद में लोग जस्टिफाई करते रहेंगे, ठीक कराया। दूसरा ये सीखा कि फिजिकली फिट, ये नवीन ने कहा, बोला भाई योगेश्वर तो बन गया, बाकी छोरे क्यों नहीं बनते? भाई पहलवान हमने कौन रोके है? वहाँ तो मेरिट ही है। तो भाई हमने कौन रोके है? 9 बजे हम सूते उठो, 5 किलोमीटर दौड़ना तो बहुत दूर की बात रहेगी। हमारा आगे छोरे पेट काटे और फिर नू को हम परशुराम से सीखेंगे। अरे भगवान परशुराम तो प्रेरणा का स्रोत ऐसे हैं, वो तो बहुत फिट हैं, वो तो ब्रह्म क्षत्रिय हैं। तो मैं ये कहूँगा आप ब्रह्म क्षत्रिय बनोगे तब थारा उद्धार होगा। एक बात और कहना चाहूँगा, वो ये है कि ये पहले तो हिंदुस्तान की किस्मत का फैसला पानीपत और कुरुक्षेत्रों के मैदानों में तलवारों के साए में होता था, तोपों और बंदूकों से होता था। अब हिंदुस्तान की किस्मत का फैसला बुलेट की बजाय बैलेट करती है, वोट करता है। उस वोट में आपको आपका भाईचारा बढ़ाना पड़ेगा, संख्या बढ़ानी पड़ेगी। हमने सोच लो कि 2 या 4 बच्चे नहीं 6 बच्चे पैदा करेंगे, वो नहीं। हम तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ले रहे हैं, उसमें 2 से आगे अलावा कोई नहीं करा। भाईचारा बढ़ाओ। जैसे मेरे को एक दफ़ा राजनाथ सिंह जी बुलाए थे और राजपूतों की थी, वो पृथ्वीराज चौहान का जन्मदिन मना रहे थे कुलाना में, कोका कुलाना में। तो मैंने उनको खड़ा होकर कह दिया कि भाई चौहान राजपूत का गोत्र ककराली टांकरिए में सारा हरियाणा में बांटू हूँ। बिला जी बहुत बहुत शुक्रिया महाराणा साहब, तो मेरा गोत का गांव है, थारा भी गोत वत्स और मेरा भी गोत वत्स। यही मैंने कोके कुलाना में कही, वहाँ भी राजपूत धर्मशाला में 11 लाख रुपए दे के आ। एक बात मैं कहता हूँ, नू कह जहाँ हैं, मैं कहता हूँ ये फौजी बोलता तो कम है, करता ज़्यादा है। पिंजोर से लेके और होडल पलवल तक ब्राह्मण धर्मशालाओं में मेरे पैसे लगे हैं तो MP लैड से, मगर लगे हैं जिसमें अम्बाड़ा भी आ गया बलदेव नगर। इसी तरह वो एक अलग बात है कि सारी जातियाँ में लगे। फिर भाई हम कितने रुखे मारे जाओ उड़ दिए। तो भाई सुथरे सुथरे बालक जड़े हैं अपने छोरिया के ले आओ,
उसमें क्या अर्ज पड़े है आप, या मैंने बात का करताऊ भी कहेंगे। अगर आपकी कोई अहमियत नहीं है तो भाई बैठन भी कौन दें। परशुराम की औलाद हो, भगवान परशुराम का हमारे ऊपर आशीर्वाद है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको चिंता अमेरिका से लेके पूरे ब्रह्मांड की है, वो मैंने गिनाया। उसमें समर्थ को मारना बहुत मुश्किल होता है, आपको नहीं दबाया जा सकता। आपके लिए पूरे देश का, मैं एक बात और बता दूं, अंतर्जातीय शादी होगी तो ब्राह्मण के साथ शादी होगी तो नू कहेंगे मैं ब्राह्मण सूँ, कोई नू को नहीं बताओ मेरी दूसरी जात है, तो थम सारा ना ब्राह्मण बना लो, इसमें क्या है। हाँ, ये मैंने सुप्रीम कोर्ट में खाप पंचायतों का पक्ष लिया तो वहाँ पे 2.5 लाख लड़कियां बाहर से खरीद के ले आए। मैंने पूछा जाटों से, भाई ये 2.5 लाख मुगल की छोरी आ रही और हमारे गांव में भी आ रही, इनकी जात के जात तो पता। फिर सारे नू कहें ना बिहार के बामण ही छोरी है। तो वो बात है कि आप मुत्तहद रहो, आपका इत्तेहाद यानी आपकी एकता, आपकी कैपेबिलिटी आपको आगे ले जाएगी। आप हमेशा सरमोर रहोगे। दुनिया ने बथेरे नारे ला लिए, बहुत नारे लगाए, तिलक तराजू और तलवार मारो, उनके जूते तैयार, मगर 2 दफ़ा यूपी की मुख्यमंत्री तब बनी जब उसका सतीश मिश्रा ने मोल कराया। तो आपके बगैर काम चल रहे कोई नहीं। और गणा ना कहते हुए, क्योंकि ये बहुत लंबा चल गया। हाँ, देखो मेरी बात, देखो भाई सुनो सुनो, इसका ना नहीं, यो मेरा ही चेला है। हाँ, यो गौड़ ब्राह्मण बटालियन वाला मैंने आधे भर्ती कर दिया, 5 किलोमीटर रोज दौड़ा कर फिर मेरे दोरा आ जाना। जय हरियाणा, जय हिंद।